देखिए, जांच से अभी तक तो संतुष्टि है, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया और हम उम्मीद करते हैं कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई जो है उसके जो भी मेन है, नैयर हुसैन साहब हैं, सुशील कुमार जी हैं, तो इन लोगों के बारे में पता चला कि बहुत ईमानदार है और यही वजह है कि अभी तक ये जांच यहाँ तक पहुँची और 17 लोग अरेस्ट भी हुए, डीएसपी तक अरेस्ट हुए हैं। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपनी ईमानदारी को दिखाएंगे और जो इसका मास्टरमाइंड है, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो अभी तक जो 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये सब जो है सो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा जब तक कि मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता है। यानी कि इन लोगों की भी ईमानदारी तभी साबित हो पाएगी जब वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। कन्हैया बेलारी जो एक प्रसिद्ध पत्रकार है, उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से इस बात को रखा है कि सरकार पे यानी नीतीश कुमार जी से पैरवी कर रहे हैं। जो लोग इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े अधिकारी, बड़े नेता, वो नीतीश कुमार से पैरवी कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब जांच आगे नहीं बढ़ाइए, नहीं तो हम लोग फंसेंगे। जिस दिन ये पता चला कि ये सब क्लोज हो गया, जांच बंद हो गया और वो बड़ा अधिकारी, बड़ा IAS अधिकारी हो या IPS अधिकारी हो या बड़ा नेता नहीं पकड़ा गया, हम लोग जब अगर जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे, CBI जांच की मांग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जांच लगभग सही दिशा में जा रहा है, इसलिए लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसलिए अगर कोई जांच टीम अगर अच्छा काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम डरने वाले नहीं हैं। और सरकार जो नीतीश कुमार, कर लीजिए सरकार का मतलब नीतीश कुमार ही है, यहाँ बिहार सरकार से मतलब नहीं है, सरकार का मतलब एक इकलौता नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने किसी को बचाने की कोशिश किया तो फिर ये समझिए कि आपका जो राजनीतिक कैरियर अभी तक का है वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप इस जांच को बंद करवाइएगा या फिर किसी तरह का इसमें इंटरफेयर कीजिएगा, हस्तक्षेप कीजिएगा और जांच को प्रभावित कीजिएगा और अपने लोगों को बचाइएगा, तो इसका जो है दुष्परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा और इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। बिहार के युवा आपका नाम काले अक्षरों से लिख देंगे और आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाइएगा काले अक्षरों में। ये नहीं कि अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि बुरे कर्मों के लिए। तो ये आप नीतीश कुमार जी पे डिपेंड करता है कि वो अपना नाम जो है इतिहास में किस रूप में लिखवाना चाहते हैं। और कम से कम 7 साल तक ऐसे लोगों को एग्जाम देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि कोई भी एग्जाम ये लोग 7 साल मिनिमम, मैक्सिमम जितना कर दे सरकार, लेकिन मिनिमम 7 साल तक ये लोग एग्जाम न दे पाए, कोई फॉर्म न भर पाए, इसके लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और अगर जॉब में है, बहुत सारे लोग जॉब में होकर भी सीधी करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की नौकरी तुरंत खत्म होनी चाहिए, तुरंत खत्म होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए सजा का भी प्रावधान हो, कम से कम 15 साल, कम से कम 15 साल का प्रावधान हो। और सारी संपत्ति लोगों की जब्त होनी चाहिए। अगर इनका अपना मकान कहीं बना हुआ है, अगर इनके भाई का हो, पिताजी का हो, तो अलग चीज हुआ, लेकिन अगर इनका मकान पर्सनली बना हुआ है तो मकान बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए। आखिर वो गरीबों के और मेधावी स्टूडेंट्स के खून पसीने से पैसा लिया गया है। मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ करके, उनके जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ करके पैसा लिया गया। और जो अभ्यर्थी अपना सेटिंग करवा रहे थे या करवाने वाले थे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका भी कैरियर पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि 7 साल तक वो कोई एग्जाम न दे सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BPSC 67वीं पेपर लीक मामले में जांच अभी तक चल रही है और आपको बताएं कि 17 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार सरकार में कार्यरत 2 अफसर, राहुल कुमार जो कि अररिया के भरगामा प्रखंड में अंचलाधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वही आपको बता दें कि BSAP 14 में तैनात रंजीत कुमार रजक जो कि DSP हैं 2013 बैच के, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताएं कि रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी के बाद से बिहार सरकार के कार्य करने की प्रणाली और BPSC में भर्ती की प्रक्रिया पर प्रश्न उठने लगे हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति जो कि बिहार कर्मचारी लेवल के एग्जाम में जो है उसमें स्ट्रांग रूम से कॉपी निकालकर गोला रंगते हुए पकड़ा जाता है और अगले साल DSP बन जाता है और EOU चेताता है BPSC को कि इसे ज्वाइन नहीं करवाना है। बावजूद इसके ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग भी होती है और बाद में 67वीं पेपर लीक में भी तार उसके जुड़े हुए मिलते हैं। इसके साथ ही साथ बताएं आपको, रंजीत कुमार रजक के सिलेक्शन के बाद अगले साल फिर उसका सिलेक्शन SDM पद के लिए हुआ, उसके बड़े भाई का सिलेक्शन SDM पद के लिए हुआ और एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके सहयोग से ही उसने BPSC पास किया, DSP बना, जो कि बाद में उसका बहनोई भी बना। आगे बात करें 63वीं में उसके एक और भाई का लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में चयन हुआ
तो ये सारे प्रक्रिया जो है ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या ये भर्तियां बीपीएससी में स्वाभाविक हुई, इनके योग्यता के बल पे हुई, या इसमें भी कोई 420 किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए, जांच पर बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप। आपको बता दें कि दिलीप ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले बीपीएससी पेपर लीक का भंडाफोड़ किया और साथ ही साथ परीक्षा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमेल करके ये बताया कि ये प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं, आप इसी सत्यता की जांच करें। और बाद में मामला ये निकलता है कि सारे के सारे प्रश्न पत्र आउट थे और उसके बाद ही ईओयू जांच का जिम्मा लेती है। हमारे साथ दिलीप ही है, दिलीप से बात करते हैं। दिलीप जी, जांच से आपको कितनी संतुष्टि है और क्या लगता है कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया? देखिए, जांच से अभी तक तो संतुष्टि है, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई जो है उसके जो भी मेन है, नैयर हुसैन साहब हैं, सुशील कुमार जी हैं, तो इन लोगों के बारे में पता चला कि बहुत ईमानदार है और यही वजह है कि अभी तक ये जांच यहाँ तक पहुँची और 17 लोग अरेस्ट भी हुए, डीएसपी तक अरेस्ट हुए हैं। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपनी ईमानदारी को दिखाएंगे और जो इसका मास्टरमाइंड है, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो अभी तक जो 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो ये सब जो है सो एक तरह से खत्म हो जाएगा जब तक कि मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता है। यानी कि इन लोगों की भी ईमानदारी तभी साबित हो पाएगी जब वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। एक और चीज आता है कि लगातार ये मीडिया में भी प्रश्न उठ रहा है, जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो पुलिस के हों, शिक्षा विभाग के हों, उनका कहना है कि अभी तक बीपीएससी को जांच से क्यों बाहर रखा गया है, जबकि सारे गड़बड़ जो है वो बीपीएससी के चैनल में ही हुए हैं। चैनल में ही गड़बड़ी था कि पेपर लीक कर गया, चैनल में ही गड़बड़ी है कि ये जो प्रश्न उठ रहा है कि इसने अपने भाई का करवा दिया, एक बहनोई का करवा दिया। तो अगर ऐसा बात है तो गड़बड़ी तो बीपीएससी में भी हो सकती है, बीपीएससी में जांच क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब आर्थिक अपराध इकाई ही बता रही है कि किस किस एग्जाम में ये इसने सेटिंग किया, किस किस को बनवाया, तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध जो है इकाई की टीम जो है वो बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी अपने स्तर से मुझे जैसा लगता है कि जांच कर रही होगी। मुझे लगता है कि हो ना हो कुछ दिनों के अंदर अगली गिरफ्तारी जो है बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ही हो, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है जब वो तूफान आता है तो उससे पहले शांति छा जाती है और भयंकर तूफान आता है। तो हो सकता है पिछले 6-7 दिनों से जो कोई खबर नहीं आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम क्या जांच कर रही है, डीएसपी रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के बाद कोई खबर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ही गिरफ्तारी की खबर अचानक से आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्होंने अपना दबाव बनाना सरकार पर शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल सही बात है। कन्हैया बेलारी जो एक प्रसिद्ध पत्रकार है, उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से इस बात को रखा है कि सरकार पे यानी नीतीश कुमार जी से पैरवी कर रहे हैं। जो लोग इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े अधिकारी, बड़े नेता, वो नीतीश कुमार से पैरवी कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब जांच आगे नहीं बढ़ाइए, नहीं तो हम लोग फंसेंगे। और हो सकता है कि नीतीश कुमार जी प्रेशर बना रहे हो नैयर हुसैन साहब पे, लेकिन नैयर हुसैन साहब ईमानदार हैं तो ये नहीं मान रहे हो और यही वजह है कि अभी ये चल रहा है कि क्या होगा आगे नहीं होगा। तो हम तो नैयर हुसैन साहब और सुशील कुमार जी की ईमानदारी को देखना चाहते हैं कि जितना इन लोग के बारे में हमने सुना है कि ईमानदार हैं, तो ये अपनी ईमानदारी को भी साबित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी ईमानदारी को साबित करेंगे और सरकार के दबाव में नहीं झुकेंगे और जो बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। और अगर जिस दिन ये पता चला कि केस अब क्लोज हो गया, जांच बंद हो गया और वो बड़ा अधिकारी, बड़ा आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो या बड़ा नेता नहीं पकड़ा गया, हम लोग जब अगर जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे सीबीआई जांच की मांग को लेकर। अभी हम लोग सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जांच लगभग सही दिशा में जा रहा है, इतने लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसलिए अगर कोई जांच टीम अगर अच्छा काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो और जांच अच्छा से करे। तो मुझसे भी पूछताछ की गई, सबसे पहले तो मुझसे ही पूछताछ की गई। तो उसी दिन मुझे लगा था कि ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि हम सीबीआई जांच के लिए आंदोलन नहीं किए अभी तक। 1-2 बार मीटिंग भी किए लेकिन आंदोलन अभी तक नहीं किए हैं। और जिस दिन हमें जांच पर से भरोसा उठ जाएगा तो हम सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम पटना में आंदोलन करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। और सरकार जो नीतीश कुमार, कह लीजिए सरकार का मतलब नीतीश कुमार ही है, यहाँ तो बिहार सरकार से मतलब नहीं है, सरकार का मतलब एक इकलौता नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी से भी हम ये कहना चाह रहे हैं
कि अगर आपने किसी को बचाने की कोशिश किया तो फिर ये समझिए कि आपका जो राजनीतिक कैरियर अभी तक का है वो सारा खत्म हो जाएगा। अंत भला तो सब भला, आप ही कहते हैं चुनावी भाषण में कि अंत भला तो सब भला, तो आपका अंत भला होना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस जांच को बंद करवाइएगा या फिर किसी तरह का इसमें इंटरफेयर कीजिएगा, हस्तक्षेप कीजिएगा और जांच को प्रभावित कीजिएगा और अपने लोगों को बचाइएगा, तो इसका जो है दुष्परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा और इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। बिहार के युवा आपका नाम काले अक्षरों से लिख देंगे और आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाइएगा काले अक्षरों में। ये नहीं कि अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि बुरे कर्मों के लिए। तो ये आप नीतीश कुमार जी पे डिपेंड करता है कि वो अपना नाम जो है इतिहास में किस रूप में लिखवाना चाहते हैं। एक और चीज़ है, हम लोग लगातार बात करते हैं जो पेपर लीक करवाता है उसी पर हम लोग अटके रहते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आखिर उनसे जो संपर्क करते हैं, जो पैसे देते हैं, जिनके लालच में वो इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं, वैसे छात्रों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी पहचान होनी जरूरी है। क्या लगता है आपको, ईओयू को इस दिशा में भी काम करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अगर कोई पैसा न दे, सेटिंग अपना न कराए कोई स्टूडेंट्स, तो फिर ये लोग करेंगे क्या? ये लोग अपने सगे संबंधी को कर देंगे, यही कर सकते हैं, बाकी इनका धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभ्यर्थी खुद चाहते हैं अपना सेटिंग कराना, या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो सेटिंग के धंधा में ही माने जुगाड़ में लगे रहते हैं, वो नाम के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन मतलब वो जुगाड़ में ही लगे रहते हैं कहाँ से सेटिंग हो जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों से पूछताछ में ये बात सामने लाना चाहिए था कि किन किन अभ्यर्थियों से इन लोगों ने पैसा लिया, किन किन अभ्यर्थियों को ये लोग पेपर देना चाहते थे या दे रहे थे या दे चुके थे या आगे देने वाले थे या मेंस में सेटिंग कराने वाले थे इंटरव्यू में। तो वैसे अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम 7 साल तक ऐसे लोगों को एग्जाम देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि कोई भी एग्जाम ये लोग 7 साल मिनिमम, मैक्सिमम जितना कर दे सरकार, लेकिन मिनिमम 7 साल तक ये लोग एग्जाम न दे पाए, कोई फॉर्म न भर पाए, इसके लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और अगर जॉब में है, बहुत सारे लोग जॉब में होकर भी सेटिंग करवा रहे थे, तो वैसे लोगों की नौकरी तुरंत खत्म होनी चाहिए, तुरंत खत्म होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए सजा का भी प्रावधान हो, कम से कम 15 साल, कम से कम 15 साल का प्रावधान हो और सारी संपत्ति लोगों की जब्त होनी चाहिए। अगर इनका अपना मकान कहीं बना हुआ है, अगर इनके भाई का हो, पिताजी का हो तो अलग चीज हुआ, लेकिन अगर इनका मकान पर्सनली बना हुआ है तो मकान को बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए। आखिर वो गरीबों के और मेधावी स्टूडेंट्स के खून पसीने से पैसा लिया गया है, मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ करके, उनके जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ करके पैसा वसूला गया है। और जो अभ्यर्थी अपना सेटिंग करवा रहे थे या करवाने वाले थे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी कैरियर पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि 7 साल तक वो कोई एग्जाम न दे सके। तो आपको बता दें कि जांच जो है वो चल रही है और दिलीप कुमार का कहना है कि अभी जांच से संतुष्टि है, लेकिन जांच अभी अधूरा है, जांच में अभी बहुत बड़े बड़े लोगों का पकड़ा जाना बाकी है। तो वही आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक ये गैंग जो है, जो बड़ी मछलियां हैं, वो एक्टिव हो चुकी है और सरकार पे दबाव बना रही है कि जांच को रोक दिया जाए, दायरा इसका न बढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि 5-6 दिनों से कोई खबरें निकल के नहीं आ रही हैं। 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो सरकार दबाव में आ गई होगी या फिर बहुत बड़ी कार्रवाई से पहले की शांति होगी। तो अब देखने वाली बात है क्या होती है। आशा है ईओयू सारे मामले का पर्दाफाश करके रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।